सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्कूल या कॉलेज की जो अकाउंटेंसी होती है वो किस तरीके से की जा सकती है, इसके अकाउंट्स को किस तरीके से फाइनलाइज किया जा सकता है, ये बिल्कुल मैं आज आपको लाइव डेमो देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और इसी तरीके से अगर आप इस चैनल के माध्यम से अकाउंटेंसी प्लस एक्सेल में कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का जो हमारा डेमो है ये स्कूल की अकाउंटेंसी संबंधित है, तो इसमें आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ये मैं आपको पहले बता दूं। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल में भी करके दिखाऊंगा। देखिए, स्कूल में जो सिंपल जो अकाउंटेंसी की जाती है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट की जाती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, आप भी किसी स्कूल में पढ़े होंगे या कॉलेज में आपने एडमिशन लिया ही होगा, आपने वहाँ भी पढ़ा होगा। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ट्यूशन फ़ी को रिसीव किया जाता है ना। हम कहीं पर भी जो एडमिशन जब लेने जाते हैं तो कई नेचर के वो हमसे वो पैसे लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा वो नेचर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग रसीद कटवाते हैं, उसके बाद एडमिशन लेते हैं। फिर एडमिशन लेने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर हमारा कुछ इंटरनल एग्ज़ाम भी होता है कभी कभी, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम भी होता है ना। फिर उसके साथ और भी बहुत सारे स्कूल के अपने खुद के एक्सपेंसेस छोटे या बड़े हो सकते हैं, बराबर है। फिर उसके साथ साथ क्या होता है ना कि अगर वहाँ पर एम्प्लॉयज़ अगर ज़्यादा हैं तो कॉलेज क्या करेगा, अपने स्टाफ को सैलरी तो देगा ना। और अगर वहाँ 10 या फिर 20 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय अगर हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है, पेरोल रजिस्टर पे मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी कॉलेज या फिर स्कूल की अगर अकाउंटेंसी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमें रिसिप्ट की एंट्री लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी वहाँ पर जो एक्सपेंसेस किए गए हैं, चाहे वो पेटी कैश के थ्रू हो या फिर बैंक के थ्रू हो, वो आपकी एंट्री लेनी है। ये दो काम आपको मोटे तौर पे करना है। फिर तीसरा काम क्या होता है, जब भाई वहाँ पर बैंक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को मिलान करना पड़ेगा, यानी कि बैंक के रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि मार्च क्लोजिंग में, यानी कि 31 मार्च को जो बैंक का जो वैल्यू है वो हमारे बुक वैल्यू से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आपको मिलान करना पड़ेगा। उसके साथ साथ स्कूल में क्या होता है ना, पेटी कैश पे काम किया जाता है। तो जो चेक जो विथड्रॉ किए जाते हैं पेटी कैश के रूप में, पेटी कैश से बहुत सारे स्मॉल एक्सपेंसेस कॉलेज में या फिर स्कूल में किए जाते हैं, उसके भी आपके अकाउंटेंसी करनी पड़ेगी, बराबर है। फिर साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है वो हो जाता है पेरोल। और इस पर मैंने पूरा कंप्लीट तौर पे मैंने वीडियो पहले भी बनाया था कि भाई पेरोल जो होता है इसे हमें किस तरीके से अकाउंट्स में एंट्री वगैरह करना होता है। जैसे कि पेरोल अगर कहीं पर मेंटेन किया जा रहा है तो वहाँ पर पीएफ भी होगा, एएसआई भी होगा। मेरी बात को समझे ना। और अगर उसकी सैलरी अगर ह्यूज है ना, तो हो ना हो वहाँ पर आपको टीडीएस भी काटना पड़ सकता है, तो उसकी भी एंट्री आपको लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब ये सारे चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप अकाउंटेंसी जब करोगे तो इससे आपका क्या क्या रिपोर्ट बनेगा, जैसे कि आपका पहला बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और तीसरा क्या बनेगा आपका लास्ट आपका बैलेंस शीट। ठीक है ना। चलिए, जब इतना चीज़ हम जब समझ जाते हैं तभी हम लोग काम की शुरुआत कर सकते हैं और वो अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग भी ये मुझसे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम कहीं पर काम करने जा रहे हैं तो शुरुआत कहाँ से करें, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो कि उनका जो रिपोर्ट जो तैयार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डेली कलेक्शन रिपोर्ट यानी DCR, हमें उससे सबसे पहले रिसिप्ट की एंट्री लेनी है। तो वो रिपोर्ट देखिए आपका कैसा हो सकता है। मैंने यहाँ पे डेमो के लिए एक्सेल पे मैंने बना के रखा है। ठीक है, जो स्कूल या कॉलेज होते हैं ना, वो स्टूडेंट से जो कि पैसे लेते हैं, कब पैसे लेते हैं, एडमिशन के समय। मेरी बात को समझिए ना। फिर उसके बाद जब उनका रजिस्ट्रेशन होगा तब वो पैसे लेंगे, आगे पीछे वो ले सकते हैं, या जब एडमिशन ले रहे हो तभी वो सारा पैसा ले ले। मेरी बात को समझे ना। तो कोई डेट भी इसमें हो सकता है। उसके बाद वो एग्जामिनेशन फ़ी भी आपसे लेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मोटे तौर पे किसी भी स्कूल या कॉलेज में इस नेचर के उनके जो है वो इनकम हो सकते हैं। अब देखिए वो इनकम क्या क्या मैंने यहाँ पर बनाया, जैसे एडमिशन फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी है, इंटरनल एग्जामिनेशन फ़ी भी वो आपसे ले सकते हैं।
यानी कि आप जिस कॉलेज या स्कूल में आप जो अकाउंटेंसी करने जाओगे ना, ये इनके इनकम हो सकते हैं। प्लस वो क्या ले सकते हैं, स्पोर्ट्स फी, कॉशन मनी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये भी उनका फ़ी है। अगर वहाँ पे एनसीसी कराया जाता है, एनसीसी फ़ी, कॉलेज डेवलपमेंट फ़ी भी वो ले सकते हैं, प्लस सीएलसी या फिर आपका एसएलसी। अगर वहाँ पर स्कूल है तो वो क्या लेंगे, एसएलसी लेंगे, अगर वो कॉलेज है तो वो सीएलसी का फ़ी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा मिसलेनियस वो आपसे ले सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये जो है ना डेली कलेक्शन रिपोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं डीसीआर, उनका रजिस्टर मेंटेन होता है। बहुत जगह में क्या होता है ना, स्कूल में आपने देखा होगा मैनुअल रसीद काटी जाती है, बहुत जगह कंप्यूटराइज रसीद काटी जाती है। तो सीधी सी बात है, मैनुअल काटा जाए या कंप्यूटराइज काटा जाए, भैया हमें इस तरह का रिपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, डेट वाइज। ऐसा नहीं कि हर रसीद का अलग अलग, नहीं, डेट वाइज। वो कैसा है, जैसे कि मैंने एक रसीद का यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल मैंने एक्सेल पे तैयार किया है। आप जहाँ पर भी काम करने जाओ वो रिपोर्ट आपको एक्सेल पे दे या फिर मैनुअल आपका बड़ा सा रजिस्टर में दे, मेरी बात को समझे ना। तो आपको सिर्फ अकाउंटेंसी करनी है, वो रिपोर्ट वो कैसे भी दे सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक्सेल में ये रिपोर्ट बनाया है। देखिए, जैसे कि एडमिशन में इतना है, ट्यूशन में इतना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना। किसी कैंडिडेट ने एडमिशन लिया तो सामने वाले ने, यानी कि ये जो हमारा जो दी अकाउंट्स इंटर कॉलेज है, उसने एक कैंडिडेट का 1855 रुपये का टोटल रसीद काटा है ना, यह टोटल है, और रसीद नंबर कितना है, 1, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरे तारीख को यहाँ पर टोटल कितना है, एडमिशन फ़ी 550, ट्यूशन फ़ी 1000, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 2500, इसी तरीके से ये बढ़ता हुआ चला गया। तो टोटल उस डेट का जो कलेक्शन आया है किससे, कॉमर्स से, कितना आया, 18,550 रुपया। और इसमें रसीद नंबर कितना सा है, 11 से 20, यानी कि इसमें 10 कैंडिडेट हुआ कि नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अकाउंटेंसी करें, सामने वाले से गलती हो सकती है, कॉलेज से भी, कि बीच का कोई न कोई रसीद मिसिंग हो सकता है। तो आप उससे क्वेश्चन एराइज कीजिए, बीच का जो रसीद है वो कहाँ गया, कहीं ना कहीं तो वो कटा होगा ना, क्योंकि ऑडिट पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रसीद एक ही ऑर्डर में होना चाहिए। मेरी बात को समझे ना। अगर ऑर्डर में नहीं भी है तो रसीद आपका एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर 1 से लेकर के 550 तक रसीद कटा है तो सारा का सारा रसीद का रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 से 11 का रसीद गायब हो गया फिर 12 से शुरू हो गया, तो भैया बीच का रसीद कहाँ गया। तो कोई भी ऑडिटर आपसे सवाल पूछ सकता है कि बीच का रसीद कहाँ गया। मेरी बात को समझे। अच्छा, तो इसी तरीके से आप देखिए, ये रिपोर्ट आपका बना हुआ है, ये किसका है, कॉमर्स का। आप जिस स्कूल की अकाउंटेंसी आप करने जा रहे हैं वहाँ हो सकता है कि अलग अलग फैकल्टी भी हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, और अगर कॉलेज है तो फिर वहाँ पर जो कि वोकेशनल का जो कोर्स होता है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जितने भी नेचर के फैकल्टी होंगे उतने ही नेचर का ये DCR भी होगा, ठीक है। तो आपको ये वाला रिपोर्ट चाहिए, बस इसको देख करके आपको अकाउंटेंसी करनी है। क्लियर है। अब देखिए, अब इसकी अकाउंटेंसी आपको कैसे करनी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टैली पे, ठीक है ना। ये सारे हेड को आपको बनाना पड़ेगा, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। ये जितने भी आपको यहाँ पर हेड दिख रहे हैं, दी अकाउंट्स इंटर कॉलेज के लिए क्या इनकम है ना, तो कौन सा इनकम, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ये भैया हमारे लिए मतलब कि कॉलेज के लिए ये डायरेक्ट इनकम है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉशन मनी है, जिसे हम लोग कॉशन फी के रूप में जो देख रहे हैं, ये क्या होता है ना, ये जो कॉशन मनी होता है ना, वो स्टूडेंट के ही ऊपर खर्चा करने के लिए होता है, ये इसके लिए इनकम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। कॉशन मनी जो कोई भी संस्था अगर लेती है, स्कूल या कॉलेज, ठीक है ना, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, ठीक है ना, ये इसके लिए इनकम नहीं है। बाकी इसके अलावा जितना भी है वो सब इसके लिए इनकम है। मेरी बात को समझे। आइए अब हम लोग चलते हैं टैली पे। अब आपको क्या करना है भाई, लेजर बनाना है ना। तो सिंपल सी बात है, अकाउंट्स इन्फो में आपको जाना है, लेजर में जाना है, ठीक है। एक एक करके ना खोल के आपको मल्टीपल लेजर में चले जाना है, ताकि एक ही बार आप सारा लेजर आप खोल लो। यहाँ पर आपको मल्टीपल में जाना है ना, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद आपको क्या कर, यहाँ पर से ग्रुप ले लेना है ना। अंडर ग्रुप क्या होगा, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट इनकम ले लिया। अब यहाँ पर से आप देखते जाइए, ठीक है। आप यहाँ पर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो आपको टैब भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन फी, कंट्रोल C से प्रेस कीजिए, अल्ट टैब से इधर ये कंट्रोल अल्ट प्लस V प्रेस कीजिए, आपका आ गया, ठीक है। एंटर मारिए, आपका लेजर बन गया। इसी तरीके से आपका दूसरा है ट्यूशन फ़ी, ठीक है।
आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी है, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर, जिस भी नेचर का उसका इनकम होगा, जो रसीद कटा होगा। ये रिपोर्ट ऑब्वियसली हर कॉलेज में बनाया जाता है, अगर नहीं बनता तो आप बनवाइए, ठीक है ना। अगर नहीं बना हुआ है तो उससे कहिए कि वो आपको बना के देगा इस तरह का रिपोर्ट, तभी आप एंट्री आप सही से कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, एकक रसीद का नहीं, डेली कलेक्शन रिपोर्ट, यानी कि एक दिन में टोटल कितना उसका इनकम हुआ है ना। जैसे 11 से 20 है, 21 से 170 है, 271 से 550 है। देखा, इसमें बहुत सारा इसमें रसीद है ना। तो आपको इसी तरीके से रिपोर्ट से बनवाना, और कॉलेज के स्टाफ जो होते हैं ना वो ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए आपको इस पर टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स फ़ी है। अब कॉशन मनी तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद आ जाइए एनसीसी फ़ी, क्योंकि वो आपका जाएगा करंट लायबिलिटी में, ठीक है ना। सीएलसी हो गया और उसके बाद मिसलेनियस हो गया, ठीक है। अब इसे हम कर लेते हैं एक्सेप्ट, मेरी बात को समझे। अब हम लोग आ जाते हैं सिंगल लेजर में, है ना। सिंगल लेजर में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे भाई, कॉशन मनी जो है, या यहाँ पर से इसे कॉपी पेस्ट हम लोग कर लेते, कहाँ गया, ठीक है। कॉशन फ़ी है। चलिए, अब हमने क्या मैंने बोला, इसका ग्रुप क्या होना चाहिए, करंट लायबिलिटी, ठीक है। चलिए, इसे भी हमने सेव कर लिया, बहुत ही सिंपल है। अब भाई क्या करना है ना, हमें इसकी अकाउंटेंसी करनी है। तो मैं आपको एक तो बता देता हूँ, बहुत ही इजी है। अब जैसे कि आपका है पहला एडमिशन जो फ़ी है वो 55 रुपया है। अब आइए गेट ऑफ टैली में आपको चले जाना है अकाउंटिंग वाउचर, और उसके बाद चले जाना है F6 बोले तो रिसिप्ट में। पहले आपका देखिए 2 आ रहा है तो CR साइड आ रहा है ना। आपको पता है ना, आपका कैश आपका डेबिट होगा, और जितना भी ये जो आपका नेचर ऑफ इनकम है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, पहली एंट्री हम लोग ले लेते हैं। जैसे एडमिशन फ़ी है, एडमिशन फ़ी कितना भाई, 55 रुपया। क्लियर है। इससे फिर हम लोग 2 मारेंगे, है ना। इसे बार बार हमें क्रेडिट करना पड़ेगा ना। फिर दूसरा हमारा ट्यूशन फ़ी कितना है, 100 रुपया। बस आपको इसी तरीके से करते जाना है। यहाँ पर देखिए बाय आ रहा है ना, इसे हमें CR करना है, तो यहाँ पर T मारिएगा, इंटर मारिएगा, अपने आप ये CR बन जाएगा बोले तो 2। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी है आपका कितना, 250 रुपया, 250 रुपया। इसी तरीके से करते एग्ज़ामिनेशन फ़ी 350 रुपया, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी है। फिर आइए, इसमें स्पोर्ट्स फ़ी है 100 रुपया। जिस हेड में रहेगा लेंगे, और जिस हेड में नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे। अब देखिए कॉशन कितना है, 300 रुपया है, 300 रुपया। इसी तरीके से आपका इसमें NCC का फ़ी नहीं लिया गया। कॉलेज डेवलपमेंट है आपका 500 रुपया। क्लियर है। और भी कुछ है क्या भाई, हाँ मिसलेनियस है 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपया। अब देखिए आपका टोटल यहाँ पे कितना आया, 1855 रुपया। एक बार यहाँ देखिए 1855 रुपया। अगर आपका कॉलेज वाला या स्कूल वाला जो आपको ये DCR रिपोर्ट देगा ना, वो मैनुअल भी आपको दे सकता है, तो मैनुअल में उसका जोड़ गलत भी हो सकता है। तो आपको ये मैच करा लेना है कि 1855 यहाँ आता है कि नहीं। अगर आपका ये एंट्री सही है, अगर यहाँ मिसमैच होता है तो इसका माने कि उसका जोड़ गलत है, तो उसे आपको रेक्टिफाई करवा देना, ताकि ऑडिट में दिक्कतें ना आए, ठीक है ना। चलिए, जब इतना काम हो गया तो आप सीधा यहाँ पर DR बोले तो बाय में क्या लेंगे, यहाँ पर से कैश लेंगे, ले लिया ना। अब देखिए नरेशन भी आपको साफ साफ लिखना है। ये जो कलेक्शन जो हुआ ना कॉमर्स के अगेंस्ट में हुआ, यानी कॉमर्स में जिसने एडमिशन लिया है, ठीक है, ये कॉमर्स के लिए। तो आपको यहाँ पर आपको लिख देना खाली कॉम, या फिर आप पूरा भी डाल सकते हैं कॉमर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर डालिए रिसिप्ट नंबर, ठीक है, कितना था 1, ताकि जब आपका ऑडिट हो तो इसमें उसको कोई दिक्कत ना आए। कॉमर्स का होगा तो कॉमर्स लिखेंगे, IE होगा तो IE लिखेंगे, IC होगा तो IC लिखेंगे। मेरी बात को समझे ना। चलिए, तो इसी तरीके से आपको एंट्री सारी की ले लेनी है। ये मैंने एक एंट्री मैंने आपको करके दिखाया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये जितना भी आपका एंट्री होगा, चाहे वो 100 हो, 200, 300 हो, आपको इसी तरीके से लेना है। अभी मैंने कॉमर्स का किया, इन द सेम वे जो भी फैकल्टी होगा आपको सारी एंट्री आपको रिसिप्ट की इसी तरह से लेनी है। मेरी बात को समझे ना। तो मैं एक और मैं जल्दी से मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ, ये दूसरा वाला, ठीक है।
तो देखिए ये हमारा एंट्री हो गया ना। अब सीधा नरेशन में आइए, शॉर्टकट मारिए Ctrl+R, तो लास्ट का जो रसीद था वो आपका आ गया। इसे डिलीट कीजिए और देखिए यहाँ पर कितना है, 11 से 20 है ना। बस ये आपको पुटअप करना है। चलिए, तो मैंने आपको 2 एंट्री मैंने करके दिखाया। अब आइए मैं आपको इसका दिखाता हूँ इम्पैक्ट। पहले हम लोग आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पर जब आप आइएगा टैली और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में Alt F1 मारिए, तो देखिए आपका डायरेक्ट इनकम में यहाँ पर सारे एंट्री आपको यहाँ पर दिख रही होगी, है ना। तो इसी तरीके से जितना भी आप यहाँ पे एंट्री लीजिएगा ये आपका फिगर बढ़ता चला जाएगा। अभी हम लोग इनकम की एंट्री कर रहे थे। अब आप लोग आ जाइए बैलेंस शीट में। देखिए जब बैलेंस शीट में आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको करंट लायबिलिटी पे यहाँ पर दिख रहा है ना कॉशन मनी। ये क्या है, कॉलेज के ऊपर लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर तो रिपोर्ट हमारा सही से जनरेट हो रहा है। अब दूसरा क्या होता है कि हम लोग पेमेंट की एंट्री करते हैं, है ना। पेमेंट की एंट्री करते हैं। जब पेमेंट की एंट्री करते हैं तो वो हमारा पेटी कैश से हो सकता है या फिर बैंक के थ्रू हो सकता है। इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अगेन अकाउंटिंग वॉचर में, ठीक है। अब देखिए पेटी कैश का मामला जो ऐसा होता है ना कि पेटी कैश में पहले तो वहाँ पर एक फंड वैल्यू होता है, फिर वहाँ से कॉलेज क्या करती है, एक्सपेंसेस करती है। तो पेटी कैश में पैसा आया कहाँ से, तो सीधी सी बात है ना, कॉलेज का जो भी बैंक अकाउंट होगा उसने वहाँ से निकाला होगा, है कि नहीं। इसके लिए हम लोग आ जाते हैं F4 बोले तो कॉन्ट्रा। तो जहां पर पेटी कैश में पैसा आया, जहां से भी आया उस डेट को आपको रिसिप्ट की एंट्री लेनी पड़ेगी पेटी कैश के लिए। मेरी बात को समझे ना। अब यहां पर देखिए आपको एक तो बैंक जो भी उसका लेजर होगा, बैंक का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर बैंक हमारा कोई भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि SBI का ही बैंक है, ठीक है। इसका मैं आपको लेजर, बाकी जो भी अकाउंट नंबर वगैरह है वो आपको डिटेल्स यहाँ पर दे देना है। मैं आपको सिर्फ अकाउंटेंसी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे जो SBI में था, मान के चलो कि उसने 10,000 रुपये का पेटी कैश के रूप में पैसा निकाला, ठीक है। Alt C मारिए, यहाँ पर पेटी कैश करके बनाएंगे, इंटर और उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, कैश इन हैंड ही होगा, ठीक है। अब आप देखिए जो भी यहाँ पर इसका चेक नंबर वगैरह है वो आपको पुटअप कर देना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पेटी कैश में पैसा तो आ गया ना। आइए बैलेंस शीट में, इफेक्ट भी देखते जाइए। बैलेंस शीट में आइए तो यहाँ पर देखिए आपको करंट एसेट्स में आपको यहाँ पर दिख रहा है ना कैश इन हैंड। अंदर जाइए, जब कैश इन हैंड जाएंगे तो हमें यहाँ पर पेटी कैश दिख रहा है 10,000। इजी है। चलिए अब क्या होता है ना, कॉलेज जो भी एक्सपेंस करेगी वो तो आपको बताएगी ना कि ये वाला एक्सपेंस पेटी कैश के थ्रू किया गया है और ये वाला जो एक्सपेंस या पेमेंट बैंक के थ्रू किया गया। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या लेना है, पेमेंट की एंट्री लेनी है। अब पेमेंट की एंट्री कैसे लेनी है, आइए अकाउंटिंग वॉचर में आ गए। उसके बाद आइए पेमेंट पे। अब मान के चलो कि ऑफिस के लिए ही कोई खर्चा किया गया, तो हम लोग एक तो बना लेते हैं जनरल एक्सपेंसेस करके ऑफिस के लिए, है ना। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरी बात को आप समझे। अब मान के चलो कि उसने 2,000 रुपया किसी चीज़ में खर्चा कर दिया, उसका वाउचर भी वहाँ पर लगा हुआ है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना, जो भी एंट्री लेने हैं उसके अगेंस्ट में वाउचर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वाउचर नहीं होगा तो ऑडिटर क्या करेगा, स्कूल से सवाल तो पूछेगा ना। मैं जब ऑडिट होगा सही तरीके से तो जो भी एंट्री आ रही है उसके अगेंस्ट में वाउचर तो होना चाहिए ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आइए 2 में क्या लेंगे, पेटी कैश। मेरी बात को समझे। अब अगर पेटी कैश के लिए उनका अलग से वाउचर प्रिंटेड है, अगर उसमें नंबर है पेटी कैश वाउचर में, तो वो नंबर यहाँ पे दीजिएगा ना। वाउचर नंबर 005 था। अब जिसको दिया गया पेड टू ABCD, कोई भी हो सकता है, काहे के लिए दिया हुआ है, अगेंस्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस मैं मान लेता हूँ। ये इस तरह का नरेशन आपको डालना पड़ेगा। तो पेटी कैश के थ्रू जिस तरह का आपका एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस को आपको डेबिट करना है और पेटी कैश को क्रेडिट करना। ये बात क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद क्या, जैसे मैंने बोला कि बैंक के थ्रू भी पेमेंट हो सकता है, ठीक है ना। अब बैंक के थ्रू पेमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके जब आ करके आप देखोगे तो यहाँ पर ये एडमिशन का पैसा लेता है, एग्जामिनेशन का और रजिस्ट्रेशन का। तो भाई जहाँ से इसने कैंडिडेट का ये जो भी अपना ये जो कराएगा रजिस्ट्रेशन, ये भी तो कहीं किसी को पैसा देगा ना। जैसे कि मैंने जहाँ का प्रैक्टिकल वे में अभी मैंने किसी का मैंने अकाउंट्स मैंने मेंटेन किया, तो वो बिहार इंटर काउंसिल को वो पेमेंट करता था। किसके लिए भाई, रजिस्ट्रेशन के लिए प्लस एग्जामिनेशन के लिए। तो हमें वो तो पेमेंट की एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो जब हम वो पेमेंट की एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में आके पेमेंट में, तो हम एक लेजर अलग से बनाएंगे,
ठीक है। लेजर क्या बनाएंगे, सीधी सी बात है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, जैसे कि मैं अलग से बना रहा हूँ, देखो रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा जैसे BSAB, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो कौन सा, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई कॉलेज रजिस्ट्रेशन पे अगर कोई खर्चा करती है, एग्जामिनेशन पे, या फिर वो इंटरनल एग्ज़ाम कराती है, तो इस टाइप का जो भी नेचर होगा ना, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलो कि रजिस्ट्रेशन फ़ी पे उसने 10,000 रुपये का पेमेंट किया, किससे किया भाई, तो बैंक के थ्रू किया, है ना। चलिए यह हो गया। यहाँ पर अभी हमारा बैंक नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर चेक नंबर डालेंगे और उसके बाद फुल नरेशन डालना है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है और किस लिए जा रहा है। मेरी बात को समझे ना। जब ये सारा काम हो जाएगा, अब मैं आपको ले आता हूँ जो कि पूरा हमारा जो बना हुआ जो टैली का डेटा है, अब मैं उस पर लेकर के आता हूँ। देखो अब जैसे कि ये पूरा ही जेन्युइन डेटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं पहले आता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देखो Alt F1, ये आपको यहाँ पर पूरा रिपोर्ट ये दिख रहा होगा। जितने भी टैब के आप जो एंट्री लोगे ना, तो वो आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है टैली पे, ये तो आपको पता है, या जो भी अकाउंटिंग आपका सॉफ्टवेयर। लेकिन जो मैंने आपको बताया, आपको अकाउंटेंसी आपको वैसे ही लेनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे देखो कि डायरेक्ट इनकम में ये इसका नेचर ऑफ इनकम है ना, वही सारा हेड है, देखो आपको नज़र आ रहा होगा। टोटल इसका कितना इसका रिसीट है, देखो यहाँ पे, है ना, 28,81,135 रुपया उसकी पूरी इनकम है। और यहाँ पर जब डायरेक्ट एक्सपेंस देखोगे, इसने बिहार इंटर काउंसिल को इस तरीके से पेमेंट किया, है ना, तो टोटल यहाँ पर इसका जब आप देखोगे जो डायरेक्ट इनकम है 11,17,099 रुपया। और बाकी जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे कि मैंने कहा, जिस नेचर का एक्सपेंस होगा, चाहे वह पेटी कैश के थ्रू हो या फिर चेक के थ्रू हो, वो जब एंट्री लोगे ना, तो ये आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। अब यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट आ रहा, जैसा कि मैंने कहा कि भाई इसमें ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बनाया जाता ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक। इसमें क्या बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली में रैक करके ही आपको क्या प्रेस करना है, F11। देखो जैसे ही F11 आप प्रेस करोगे, यहाँ में आ रहा ना अकाउंटिंग फीचर्स, आप इसके अंदर इंटर मारिए। देखिए यहाँ पर साफ यहाँ पर लिखा हुआ है यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, ये नो किया हुआ है ना, आप इसे आके यस कर दो, ठीक है ना। इसमें कोई टेंशन आपको नहीं लेना। अब आपका रिपोर्ट देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, जिससे हम लोग कह रहे थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर जाइए, अब आप देखिए, अब आपका सही है ना, क्या लिख के आ रहा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 7,44,000, ठीक है। अब तो ये तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया ना। अब आप आइए आप लोग बैलेंस शीट में। देखिए आप जब बैलेंस शीट में जब आइएगा, जो भी उसका जो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह परचेज है, या फिर आपने ओपनिंग चढ़ाया है, जैसे कि मैं ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ 17-18 का, तो 16-17 की ओपनिंग हम तो इसमें ले चुके हैं ना। बहुत ईजी होता है, बैलेंस शीट देख करके आपको ओपनिंग उसकी सारी चढ़ा लेनी है, क्लियर है। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भाई इसमें क्या होता है ना कि पेरोल भी आपको पूरा अच्छी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पेरोल की अकाउंटेंसी आपको किस तरीके से करनी है, इस पर मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है कि पेरोल की आपके अकाउंटिंग आपको किस तरीके से करनी है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अगर आप पेरोल में अगर मास्टर बनना चाहते हैं तो बस ये वीडियो आप देख लीजिए, तो फिर आपको पेरोल की अकाउंटेंसी करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए पेरोल की मैंने अकाउंटेंसी मैंने कर ली है, उसकी जो भी लायबिलिटी मैंने पकड़ना था मैंने यहाँ पर पकड़ ली है, लेकिन पेरोल की अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी जैसे कि मैंने कहा, ठीक है ना। तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर पीएफ की भी लायबिलिटी मैंने पकड़ ली है, तो जो भी एडजस्टमेंट पर हमें ध्यान देना है, जैसे कि मैंने कहा कि आप आइए इनकम एंड एक्सपेंस में Alt F1, जैसे कि सैलरी है। देखिए यहाँ पर मैं सैलरी में आ जाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर क्या क्या है कि पूरे साल की मैंने सैलरी की एंट्री ली है ना, ली है। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं ना बैलेंस शीट में, जब बैलेंस शीट में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर जो सैलरी पेबल कितना दिख रहा है, देखिए इंटर मारिए, कितना दिख रहा है
44,972। इसका क्या माने, ये लायबिलिटी मैंने पकड़ ली है क्योंकि इसका पेमेंट क्या होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। कभी कभी बहुत जगह कॉलेज में या आपके स्कूल में ऐसा होता है कि 5-5 6-6 महीने की पगार नहीं मिलती है, लेकिन उसकी लायबिलिटी आपको क्या करनी है, पकड़नी है। वो आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, उसका पेमेंट जिस साल में होगा वो होगा, लेकिन लायबिलिटी आपको पकड़ना पड़ेगा। आपको ये अकाउंट्स को फाइनलाइज करते समय ये ख़ास ध्यान रखना है कि जो भी एक्सपेंस, ठीक है ना, जिस मंथ या जिस ईयर से बिलोंग करता है आपको उसी में दिखाना है, भले इसका पेमेंट बाद में किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे कि सैलरी है। और देखिए जैसे कि मैंने कहा कि बैलेंस शीट को जब फाइनलाइज आप कीजिएगा तो फिर आपको इसका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे कॉलेज का मैंने ये अकाउंट्स को मैंने फाइनलाइज किया है, तो यहाँ पर इसके 3 अकाउंट थे, ठीक है ना। तो इस तीनों अकाउंट को आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा अगर वो मिसमैच है तो। क्लियर है ना। और बैंक के रिकन्सिलेशन बनाना बहुत ही आसान होता है। काफ़ी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, मैंने भी इस पर एक पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि अगर आपका बैंक अगर मिसमैच कर रहा है, यानी कि जो भी क्लोजिंग बैलेंस आपका दिख रहा है ना वो स्टेटमेंट में इतना है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर आपको इसका रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, मिलान करना पड़ेगा, कोई एंट्री छूट तो रह गई है, मेरी बात को समझे ना, कोई एंट्री गलत तो नहीं हो गई है, या कोई ऐसा चेक इशू हुआ या रिसीव हुआ जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो आपका बैंक में इफेक्ट उसका आया हो, मेरी बात को समझे ना। तो इसके लिए आपको BRS भी बनाना पड़ेगा। तो जब तक ये सब नहीं कीजिएगा फिर आपका अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं हो पाएगा। डे टू डे इसकी अकाउंटेंसी बहुत ईजी है, लेकिन फाइनलाइज करने में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। अगर आपका ये पूरा अकाउंट्स अगर फाइनलाइज हो जाता है, आपको लगता है कि ये जो रिपोर्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये बिल्कुल आपका फाइनल हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसमें 1-2 ठो और आपको एडजस्टमेंट एंट्री लेनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पर आइए, जैसे इनका जो डायरेक्ट इनकम है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये कॉलेज डेवलपमेंट फ़ी है ना। ये जो कॉलेज का जो डेवलपमेंट फ़ी है ना 1,89,750 रुपया, इसको क्या करना, आपको कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मेरी बात को समझे ना, ये अकॉर्डिंग टू रूल आपको ये करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग चले आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है ना। आपको 31 मार्च को ये एंट्री लेनी है, ठीक है। जैसे कि मैं 31 मार्च को ये एंट्री ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज डेवलपमेंट फ़ी को लेना है 1,89,000, ठीक है, 750 रुपया, और उसके बाद कैपिटल का आपको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर नरेशन आपको डाल दे रहा है, बीइंग कॉलेज डेवलपमेंट फी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। चलिए, जब ये हो जाए अगेन हम लोग आते हैं गेट ऑफ टैली और चले आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए अल्ट F1 मारिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना कितना, 5,15,153 रुपया, ये आपका क्या है भाई, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर है। इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, है ना। ये आपको लास्ट एंट्री लेनी है। इसके लिए हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अगेन आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और आपको जर्नल में ही करना है ये एंट्री। वो भी कब करना, मार्च में, ठीक है, 31 मार्च को। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ले लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए इसका करंट बैलेंस आपको दिख रहा है ना 555,153, तो यहाँ पर 555,153, ठीक है, इसे आपको डेबिट कर देना और टू कैपिटल अकाउंट। मेरी बात को समझे, आपको नरेशन यहाँ पर डाल देना है, बीइंग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। जब आप इतना काम कर लीजिएगा फिर आपको एक बार रिपोर्ट देख लेना है, ठीक है। अब आइए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आपको रिपोर्ट देख लेना। ये देखिए आपका यहाँ पर ये दोनों एंट्री यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ये आपका फुल्ली अकाउंट्स क्या हो गया, फाइनलाइज हो गया। ये जो अकाउंट जो फाइनलाइज होता है वो CA के अंडर में हो सकता है या खुद से भी आप कर सकते हैं। जब आपका यही अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाएगा तब आपको क्या करना, जैसे कि मैंने कहा इसमें 3 रिपोर्ट आपको तैयार किए जाने होते हैं। पहला आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसके बाद तीसरा आपका बैलेंस शीट। सब कुछ आपका इसी से बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो बनाया जाता है आपका एक्सेल शीट पे बनाया जाता है, तो बहुत ही सिंपल है ना। आपको क्या करना है, यही जो रिपोर्ट है
जो भी आपका एक्सेल का फॉर्मेट है या आपका अगर आप सी ए फॉर्म में काम करते हैं तो आपको क्या करना है, इसी को देख करके आपको रिपोर्ट बना लेना है। क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरी बात क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना बहुत ही आसान होता है। यानी उसके क्या होता है, रिसिप्ट एक साइड होता है, एक होता है पेमेंट। रिसिप्ट में क्या होता है, जो भी आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस था प्लस जितने भी बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस था वो आपको रिसिप्ट में दिखाना होता है। उसके बाद पेमेंट में क्या दिखाना, उसी का क्लोजिंग बैलेंस। किसका? अगर कैश है, अगर पेटी कैश है, मेरी बात को समझे ना। फिर उसके बाद आपका जितना भी बैंक का उसका क्लोजिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट में क्या करना है, जितने भी आपको कैश से या बैंक के थ्रू पैसे आए वो दिखाना पड़ता है। और पेमेंट में कैश या पेटी कैश या बैंक के थ्रू जहाँ जहाँ भुगतान हुआ है उसे दिखाना होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका इक्वल हो जाता है। तो ये भी आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका तैयार हो जाएगा, प्लस बैलेंस शीट तो आपका यहाँ पर बना हुआ है ही। ठीक है ना। ये मैंने बताया कि ये जो डेटा होता है ये तो आपका टैली का डेटा है, लेकिन सीए फर्म क्या करती है, उसे एक्सेल पे ये अपना फॉर्मेट तैयार करती है। तो इस तरीके से आपका स्कूल का अकाउंट्स भी फाइनलाइज हो गया और इसका आपका रिपोर्ट भी तैयार आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से स्कूल की अकाउंटेंसी आपने अच्छी तरीके से सीख ली होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समझने में कोई दिक्कतें आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अकाउंट से संबंधित अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या आपको कोई इनकम टैक्स का कैलकुलेटर वगैरह चाहिए एक्सेल में बना हुआ, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर सिंपल वे में आप छोटा सा फिगर देकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।